हेलो छात्रों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के का जो फर्स्ट सेमेस्टर आदिकाल से रीतिकाल तक, इसमें यूनिट 6 मेजर कोर्स का आपको जो मेजर कोर्स पढ़ना है उसका छठे यूनिट की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आपके छठे यूनिट का जो टॉपिक है, विषय है, वह है रीतिकालीन काव्य की भाषिक साहित्यिक विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ। देखिए, ये जो टॉपिक है रीतिकालीन काव्य की भाषिक साहित्यिक विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ, तो इसमें बात एक ही है, प्रवृत्ति पूछा जाए या फिर भाषिक साहित्यिक विशेषताएं पूछी जाए, इन दोनों का जो अर्थ है वह एक ही है। ठीक है, तो जैसा कि रीतिकाल के बारे में जिन्होंने ऑफलाइन क्लास की है, कक्षाएं की हैं, उन्होंने जानते होंगे रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य, इन 3 प्रकार के काव्यों को। यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि रीति शब्द है क्या और इसका अर्थ क्या होता है। रीति शब्द का अर्थ है पद्धति, नियम या फिर कोई निश्चित तरीका। कोई भी पद्धति, नियम या कोई निश्चित तरीका, इसे हम रीति कहते हैं। ठीक है, रीति का एक और मतलब है, वह है मार्ग, रास्ता। तो इस कालखंड में 3 तरह की प्रवृत्तियों के काव्य लिखे गए थे। सबसे पहला है रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। छात्रों, ध्यान देना इस बात पर, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या हैं? रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, ये काव्यों का वर्गीकरण नहीं है। कभी भी आपसे रीतिकालीन काव्य की विशेषताओं पर यदि बात की जाए या पूछा जाए तो आप बेहिचक यह कह सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्य की एक प्रवृत्ति थी, रीति मुक्त दूसरी प्रवृत्ति थी और रीति सिद्ध तीसरी प्रवृत्ति थी। ठीक है, अब रीतिबद्ध है क्या? आप तुम सभी जो है कॉपी में भी आप सभी लिखते जाइए कि रीतिबद्ध है क्या। तो रीतिबद्ध यह एक काव्य प्रवृत्ति है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इसमें काव्य और इसके जितने भी अंग थे उन सब की परिभाषा और उदाहरण दिए जाते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए अलंकार, नायक नायिका भेद, रस, छंद, ये सभी जो हैं, ये सभी काव्य के जो अंग हैं, इन सभी की परिभाषा दी जाती थी और इसके उदाहरण दिए जाते थे। ऐसा कवि इसलिए करते थे ताकि वे जिसके भी दरबारी कवि थे, जिन राजा महाराजाओं के दरबारी कवि थे, उनको काव्य शास्त्र की जानकारी दे सकें, उनको ये समझा सके कि अलंकार क्या होता है, इसके उदाहरण क्या हैं, रस क्या होते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं, है ना। तो इन सब की जानकारी देने के लिए रीतिबद्ध प्रवृत्ति का उदय हुआ था और रीतिकाल में रीतिबद्ध कोटि की लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे। अब तुम लोग सोचोगे कि रीतिबद्ध में ऐसे कौन कौन से कवि थे। तो देखो, रीतिबद्ध कवि में जिन कवियों का नाम आता है वे हैं चिंतामणि, कुलपति, सुरति मिश्र, देव, केशवदास, मतीराम, भूषण, ये सभी क्या हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। एक चीज़ को नोट करना छात्रों, तुम लोग देखो,
इन कवियों का मुख्य उद्देश्य, पॉइंट कभी कॉपी में चाहो तो लिख लो, इन कवियों का जो मुख्य उद्देश्य था वह था अपने राजाओं को, अपने पाठकों को काव्य शास्त्र की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना। काव्य शास्त्र से हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं ना, हिंदी व्याकरण हुआ या अंग्रेजी का व्याकरण हुआ, वैसे ही 17वीं सदी में विद्वान हुए, कवि हुए, राजा महाराजा जो होते थे, उन सब की विद्वत्ता इसी से आकी जाती थी कि इनको संस्कृत के काव्य शास्त्र की, हिंदी के काव्य शास्त्र की कितनी जानकारी है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो एक प्रवृत्ति पे हमने चर्चा की, रीतिबद्ध। अब आते हैं रीति सिद्ध पर। तो देखो, रीति सिद्ध एक ऐसी काव्य प्रवृत्ति है, चाहो तो कॉपी में लिख लो, यह एक ऐसी काव्य प्रवृत्ति है जिसमें लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए जाते। कहने का तात्पर्य है कि काव्यांग, किसी भी काव्य के अंग के लक्षण या उदाहरण नहीं दिए जाएंगे, बल्कि क्या दिया जाता था? तो काव्य पद लिखे जाते थे, श्रृंगार परक पद, कुछ दोहे, छंद, ये सब लिखे जाते थे। और इन सब को लिखने मतलब ये सब लिखे जाते थे। लेकिन एक बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि रीति सिद्ध काव्य को यदि तुम पढ़ोगे तो उसे समझने के लिए तुम्हें काव्य के अंगों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अलंकार क्या होता है, रस क्या होता है, छंद क्या होते हैं, जब तक तुम ये नहीं जानोगे तब तक तुम रीति सिद्ध काव्य को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन उसके आधार पर काव्य रचना ज़रूर की है। तो इसमें सबसे मुख्य नाम जो आता है वह आता है बिहारी का। अब बिहारी के साथ साथ बेनी, कृष्ण कवि, पसनेज, ये सभी नाम आते हैं रीति सिद्ध कवियों में। अब जो तीसरी प्रवृत्ति थी वह थी रीति मुक्त की। रीति मुक्त जो कवि थे वे बिल्कुल राज दरबार से कटे हुए थे, इसलिए उन्होंने किसी भी परिपाटी का, किसी भी मार्ग का अनुसरण नहीं किया, बल्कि मुक्त भाव से, बिल्कुल स्वच्छंद भाव से अपने काव्य की रचना की। रीति मुक्त मतलब कि किसी भी बंधन से क्या है, ये मुक्त हैं, छूटे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने किसी भी इनका जो व्यक्तिगत जीवन था उसमें भी इन्होंने किसी भी प्रकार का लोकाचार नहीं माना, किसी भी प्रकार का सामाजिक बंधन नहीं माना। तो इसमें कैसे कौन कौन से कवि थे? तो इसमें थे घनानंद, बोधा, आलम, इस तरह के कवि जो थे वह रीति मुक्त में थे। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि घनानंद ने प्रेम किया था सुजान से, जो एक वैश्या थी। ठीक है, और यही हालत बोधा और आलम का भी था कि इन्होंने भी अपने जीवन में प्रेम को ही सर्वोपरि माना, ना कि परंपराओं को। तो इसका असर इनके काव्य पर भी पड़ा। इन्होंने किसी भी जैसा उनका मन कहा, जैसा इनका भाव कहा, वैसे ही इन्होंने रचनाएं की। तो छात्रों, 3 प्रवृत्ति पे हमने डिस्कस किया। अब रीतिकालीन काव्य की जो है अगली प्रवृत्ति, जो बहुत मुख्य प्रवृत्ति है, वह है श्रृंगार परक प्रवृत्ति। श्रृंगार परक प्रवृत्ति में ऐसे काव्य लिखे गए जो प्रेम परक थे, जिनमें नायक नायिकाओं के प्रेम का चित्रण था, उनके संयोग, उनके वियोग का चित्रण था। ये सभी श्रृंगार परक थे। तो रीतिकालीन काव्य की चौथी मुख्य प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। उसके बाद 5वीं जो मुख्य प्रवृत्ति है वह है स्त्री सौंदर्य चित्रण।
मतलब कि इस कालखंड के कवियों ने स्त्री के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। होंठ का, आँखों का, नाक का, बालों का, रंग का, इन सभी का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। अलंकारिकता, बहुत सारे अलग अलग तरह के अलंकारों का प्रयोग किया है रीतिकालीन कवियों ने, तो अलंकारिकता इनकी अगली मुख्य प्रवृत्ति है। इसके बाद पांचवी मुख्य प्रवृत्ति है भक्ति और नीति। भक्ति और नीति के जो हैं बहुत सारे दोहे लिखे गए थे। वीर रस भी इस रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति है। वीर रस, भूषण ने वीर रस युक्त रचनाएं की थी। और यदि भाषा के स्तर पर देखो तो भाषा मतलब भाषिक प्रवृत्ति जो थी वह थी ब्रज भाषा का प्रयोग रीतिकालीन काव्य में खूब हुआ था। तो छात्रों, इस वीडियो में हमने जाना कि रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कहीं डाउट होगा तो ज़रूर मुझे बताना। तब तक के लिए पढ़ो, लिखो और बेहतर इंसान बनो। जय हिंद, जय भारत।